हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लूसेंट नॉलेज में। दोस्तों, मैं हूं आज आपके साथ रोहित कुमार शाह। आज हम बात करते हैं बिहार बोर्ड 10th VV प्रश्न के बारे में, दोस्तों, जो हमेशा 2 नंबर और 5 नंबर में पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम लोग के बीच पहला प्रश्न है, अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में क्या अंतर है, या अंतर स्पष्ट करें। दोस्तों, अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अंतर स्पष्ट करते हैं। तो एक तरफ लिखा है दोस्तों अवतल दर्पण और एक तरफ लिखा है उत्तल दर्पण। ठीक है, तो इसमें पहला दर्पण में अंतर है दोस्तों, जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ये हो गया दोस्तों परिभाषा। आप दोस्तों को 3 भी लिखेंगे तो चल जाएगा। ठीक है, अगला है इसी में 1 नंबर में, जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला अंतर है, अवतल दर्पण को फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। दोस्तों, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है, और इसमें है दोस्तों, इसमें बी में उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ठीक है दोस्तों, अगला है, अवतल दर्पण में वास्तविक और प्रतिबिंब काल्पनिक दोनों प्रकार का बनता है। ठीक है दोस्तों, अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब दोनों प्रकार की बनती है, और इसमें उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनती है। ठीक है दोस्तों, अगला हमको अंतर है, अवतल दर्पण का परावर्तक सतह उसके वक्ता त्रिज्या की ओर होता है। दोस्तों, अवतल दर्पण का परावर्तक सतह वक्ता केंद्र की ओर होता है। ठीक है दोस्तों, और इसमें अंतर है, उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह इसके वक्ता केंद्र के उल्टा होता है। ठीक है दोस्तों, उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उसके वक्ता केंद्र के उल्टा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है अवतल दर्पण की अभिसारी दर्पण कहा जाता है। दोस्तों, अवतल को अभिसारी भी दर्पण कहा जाता है। अगला है, उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि दोस्तों आप इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों परीक्षा में। आज हम 40 प्रश्न कराएंगे दोस्तों, जो प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, 2 नंबर हो या 5 नंबर, दोनों प्रकार करेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में स्पष्ट अंतर करें। ठीक है दोस्तों, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब अंतर स्पष्ट करें। तो चलिए हम लोग पहला अंतर है, किसी बिंदु से निकली हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है वह बिंदु पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। दोस्तों, फिर से पढ़ते हैं, किसी बिंदु से निकलती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के अपवर्तन के बाद एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है वह बिंदु पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, अगला हम लोग का है, इसी में, किसी बिंदु से निकली हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है वह बिंदु पहले बिंदु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है दोस्तों, पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। ठीक है दोस्तों, आइए, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। दोस्तों, इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, इसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, एमीटर और वोल्टमीटर में अंतर बताएं। दोस्तों, एमीटर और वोल्टमीटर में अंतर बताएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला है, जिस विद्युतीय यंत्र द्वारा धारा की माप की जाती है उसे एमीटर कहा जाता है। ठीक है, और इसमें जिस विद्युतीय यंत्र द्वारा चालक के सिरों के बीच का विभवांतर मापा जाता है उसे वोल्टमीटर कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, एमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। दोस्तों, एमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, वोल्टमीटर को परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, एमीटर का स्केल एम्पियर के रूप में होता है। दोस्तों, एमीटर का स्केल एम्पियर के रूप में होता है और वोल्टमीटर का स्केल वोल्ट के रूप में होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है,
एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है और एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। ठीक है, इसके जस्ट नीचे दोस्तों उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, आपको नहीं दिख रहा होगा। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें। तो पहला है वह लेंस जो किनारे पर पतला तथा बीच में मोटा या बाहर की ओर उभरा हो उसे उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है, अवतल में वह लेंस जो किनारे पर मोटा तथा बीच में पतला या अंदर की ओर दबा हो अवतल लेंस कहलाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। दोस्तों उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। दोस्तों ये कभी कभी बार 2 नंबर में पूछा जाता है। ये सभी प्रश्न दोस्तों 2 नंबर में ही पूछे जाते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। ठीक है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक में अंतर स्पष्ट करें। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप मान लीजिए भी कहीं आ सकता है इस एग्जाम में भी। ठीक है, एक तरफ विद्युत चुंबक है दोस्तों, एक तरफ अस्थायी चुंबक है। ठीक है, पहला प्रश्न विद्युत चुंबक में यह अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली होता है। ठीक है, यह अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली होता है और अस्थायी चुंबक में यह अपेक्षाकृत कम शक्तिशाली होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है विद्युत चुंबक तभी तक बना रहता है जब तक उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, विद्युत चुंबक तभी तक बना रहता है जब तक इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, और इसमें है अस्थायी चुंबक का चुंबकीय गुण काफी दिनों तक बना रहता है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है इसकी चुंबकीय शक्ति धारा के परिणाम फेरों की संख्या इत्यादि पर निर्भर करती है। ठीक है, और इसमें दोस्तों इसकी चुंबकीय शक्ति नियत रहती है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है यह चुंबकीय पदार्थ तथा धारावाही परिनालिकाओं से बना होता है। दोस्तों यह चुंबकीय पदार्थ तथा धारावाही परिनालिकाओं से बना होता है और दोस्तों इसमें होगा यह केवल चुंबकीय पदार्थ का बना होता है। ठीक है, यह केवल चुंबकीय पदार्थ का बना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर स्पष्ट करें। तो दोस्तों एक तरफ प्रतिवर्ती धारा और दूसरा तरफ दिष्ट धारा। उसी तरह पहला पॉइंट प्रतिवर्ती धारा का मान परिवर्तित होते रहता है। ठीक है दोस्तों, प्रतिवर्ती धारा का मान परिवर्तित होते रहता है और दिष्ट धारा में दोस्तों इसका मान नियत रहता है, यानी एक समान ही रहता है। ठीक है, अगला पॉइंट है यह धारा किसी खास समय तक एक ही दिशा में तथा उतना ही समय में विपरीत दिशा में बारी बारी से प्रवाहित होता है। ठीक है, और इसमें है दोस्तों यह एक ही दिशा में प्रवाहित होता है। ठीक है, अगला है इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कम समय लगता है दोस्तों। ठीक है, इससे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कम खर्च होते हैं। ठीक है, और इसमें दोस्तों इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में अधिक खर्च होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह असुरक्षित है दोस्तों, यह असुरक्षित है और यह सुरक्षित है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला है नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संयोजन में अंतर स्पष्ट करें। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संयोजन में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, देखिए अंतर क्या है, एक तरफ नाभिकीय विखंडन एक तरफ नाभिकीय संलयन। तो दोस्तों पहला पॉइंट है नाभिकीय विखंडन वह अभिक्रिया है जिसमें एक भारी नाभिक लगभग समान द्रव्यमान के 2 नाभिकों में टूटने के साथ पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है। ठीक है दोस्तों, मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है। अगला पॉइंट है इसमें नाभिकीय संलयन में नाभिकीय संलयन वह अभिक्रिया है जिसमें 2 हल्के नाभिक आपस में मिलकर एक भारी नाभिक का रूप लेते हैं तथा भारी नाभिक में ऊर्जा विमुक्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसे अच्छी तरह से याद कीजिएगा। अगला पॉइंट है परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों परमाणु बम है जो परमाणु बम को दिखाई नहीं दे रहा होगा, परमाणु बम है जो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, और यह है हाइड्रोजन बम के संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है
यह श्रृंखला अभिक्रिया होती है दोस्तों, यह श्रृंखला अभिक्रिया होती है। और इसका पॉइंट है दोस्तों, यह श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती है। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों वह सभी प्रश्न अंतर था, अब आते हैं क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो दोस्तों हम लोग भी प्रश्न है प्रतिरोधकता क्या है। दोस्तों बार बार परीक्षा में पूछा जाता है प्रतिरोधकता क्या है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज बात करते हैं प्रतिरोधकता के बारे में। दोस्तों देखिए, नियत ताप पर समान लंबाई एवं समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के भिन्न भिन्न पदार्थों का प्रतिरोध भिन्न भिन्न होता है, ठीक है दोस्तों। प्रतिरोध संबंधित पदार्थ के इस विशेष गुण को विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहा जाता है। यह दोस्तों इसका ये दूसरा हो गया परिभाषा, ये उसका अथवा या उसका दूसरा हो गया परिभाषा, ये पहला ये दूसरा। किसी चालक तार का प्रतिरोध उसके लंबाई के समानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की व्युत्क्रमानुपाती होती है, जिसे विशिष्ट प्रतिरोधकता या प्रतिरोध कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही मतलब दोस्तों ओम मीटर होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग का विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं। दोस्तों बार बार एग्जाम पूछा था विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं। तो किसी चालक को किसी प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस चालक के सिरों के बीच विद्युतवाहक बल उत्पन्न होने को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। प्रायः माना जाता है कि माइकल फैराडे ने 1831 ईस्वी में विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज की थी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अपवर्तनांक क्या है। दोस्तों ये भी पूछा जाता है बार बार परीक्षा में, अपवर्तनांक क्या है। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों। अपवर्तनांक दो माध्यमों के प्रकाश के वेग के समानुपाती को अपवर्तनांक कहते हैं। ये दोस्तों अपवर्तनांक का नियम है। पहला है निरपेक्ष अपवर्तनांक। हवा में प्रकाश के वेग एवं किसी अन्य माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसे म्यू से सूचित किया जाता है, ठीक है दोस्तों। अगला है सापेक्ष अपवर्तनांक। हवा के अतिरिक्त यदि अन्य कई माध्यम हो तो उनमें एक के सापेक्ष दूसरे में प्रकाश के वेग के अनुपात को सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं दोस्तों। जैसे में एक उदाहरण दिया गया है नीचे, देखिए पानी एवं कांच का अपेक्षित अपवर्तनांक होगा पानी में प्रकाश का वेग बटा कांच में प्रकाश का वेग, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। विद्युत फ्यूज क्या है। दोस्तों ये भी पूछा जाता है विद्युत फ्यूज क्या है, ठीक है। तो दोस्तों विद्युत फ्यूज से आप क्या समझते हैं या क्या है पूछा जाएगा। तो इसका आंसर यह मिट्टी या चीनी मिट्टी का बना होता है। दोस्तों यह चीनी या कांच या चीनी मिट्टी का बना होता है। इसमें एक पतली तार लगी होती है। दोस्तों इसमें एक पतली तार लगी होती है। इसका गलन काफ़ी कम तथा प्रतिरोधकता काफ़ी अधिक होती है। यह परिपथ में मुख्य धारा से जुड़ा होता है। जब परिपथ में धारा का मान एकाएक बढ़ जाता है तो कम गलनांक के कारण यह टूट जाता है, जिससे परिपथ भंग हो जाती है, ठीक है दोस्तों। और उपकरण जलने से बच जाते हैं, ठीक है दोस्तों। विद्युत फ्यूज को फ्यूज या सुरक्षा युक्ति भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है लघुपथन क्या है। दोस्तों लघुपथन क्या है, ठीक है दोस्तों। या अतिभार भी पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों लघुपथ जब पर विद्युमय तथा उदासीन तार दोनों एक संपर्क में आ जाते हैं तो उनका प्रतिरोध शून्य हो जाता है, जिसके कारण अधिक धारा प्रवाहित होने लगती है। इस घटना को लघुपथन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और अभिसारण है दोस्तों। विद्युत परिपथ में बहुत ऐसे उपकरण जुड़े रहते हैं जिनकी शक्ति काफ़ी अधिक होती है, जैसे हीटर, आयरन आदि। जब एक ही समय में इन सभी
उपकरणों में धारा प्रवाहित की जाती है तो परिपथ में आवश्यकता से अधिक धारा खींचने लगती है। यह घटना अतिभारण कहलाती है। ठीक है दोस्तों, अतिभारण कहलाती है। नीचे एक समंजन क्षमता पढ़ लीजिए। ये भी समंजन क्षमता क्या है? नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी अपने आप बदलती रहती है, समंजन क्षमता कहलाती है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हम लोग के बीच प्रश्न है, नाभिकीय ऊर्जा क्या है? दोस्तों नाभिकीय ऊर्जा क्या है बताना है। तो चलिए देखते हैं। किसी नाभिक संरचना के क्रम में द्रव्यमान क्षति नाभिक के अंदर एक ऊर्जा के रूप में उपस्थित रहता है जिससे नाभिकीय बल लगता है। नाभिक के इसी ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग के बीच अगला प्रश्न है। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है? इसके नियमों को लिखें। तो उत्तर है इसका, माध्यम परिवर्तित होने से आपतित प्रकाश की किरण की दिशा में जो परिवर्तन होता है उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। आपतित किरण, पहला नियम है दोस्तों आपतित किरण, अपवर्तित किरण एक बिंदु एवं आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा है आपतन कोण की जया एवं अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है, अर्थात sin I बाई sin R बराबर कांस्टेंट नियत रहता है। इसे स्नेल का भी नियम कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तारे टिमटिमाते हैं क्यों? दोस्तों इसका आंसर है, तारे ऐसे आकाशीय पिंड हैं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, साथ ही ये तारे हमसे काफी दूर पर स्थित हैं। तारे से निकलते हुए प्रकाश का अपवर्तन भिन्न भिन्न वायुमंडलीय परतों से बार बार होता है, जिनसे तारे की वास्तविक ऊंचाई के साथ साथ आभासी गहराई भी हमेशा परिवर्तित होते रहती है और इस स्थिति में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब के तंतु टंगस्टन के बने होते हैं क्यों? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो चलिए इसका आंसर जानते हैं। विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। इसका कारण यह है कि टंगस्टन गलनांक काफी उच्च यानी 3380 डिग्री सेल्सियस होता है तथा इसका प्रतिरोध निम्न होता है। इसके कारण कम धारा मिलने पर भी यह तंतु गर्म होकर नीचे चमकने लगता है और प्रकाश देने लगता है। अतः उच्च गलनांक के और निम्न प्रतिरोधकता के कारण बल्ब के तंतु टंगस्टन का बना होता है। ठीक है दोस्तों, आप इसे दोबारा पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है जो हवा की उपस्थिति में अभिक्रिया कर भंगुर हो जाता है तथा टूट जाता है। फलस्वरूप बल्ब प्रकाश देना बंद कर देता है। पुनः यदि बल्ब को निर्वात पर कर दिया जाए तो टंगस्टन के ताप दीप्त का मान बढ़ जाता है। इसके कारण अधिक धारा प्रवाहित करने से टंगस्टन के तंतु का वाष्पीकरण होने लगता है, जिससे कांच की दीवारें पर काले काले धब्बे बन जाते हैं। अतः इसी कारण से बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एक ये भी प्रश्न पूछता है, विद्युत बल्ब का नामांकन चित्र बनाएं तथा वर्णन करें। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर है, वैसी विद्युतीय युक्ति जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है विद्युत बल्ब कहलाता है। ठीक है, विद्युत बल्ब विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है और ये बल्ब आप बना लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है? दोस्तों उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर है, हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा तथा वस्तु के आकार से छोटा बनाता है तथा उत्तल दर्पण का विस्तृत दृष्टि क्षेत्र
अधिक होता है जो चालक को पास देने में मदद करता है। इसलिए दोस्तों उत्तल दर्पण को छोटा बनाया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? सर्वप्रथम प्रकाश का अध्ययन करते हुए न्यूटन ने बताया कि जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो 7 रंगों में बट जाता है। बटने की घटना को वर्ण विक्षेपण कहा। प्रिज्म के पीछे पर्दे पर 7 रंगों की एक रंगीन पट्टी दिखाई देती है जिसे वर्णपट या वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये चित्र देख लीजिए। ये एक कांच का प्रिज्म हो गया, ये श्वेत प्रकाश हो गया। जब गया दोस्तों तो यहाँ से टकराया और ये 7 रंग विभक्त हो, जैसे VIB GY की ओर। आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर है, रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अन्य रंगों की तुलना में सर्वाधिक होने के कारण लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, जिसके कारण धुआं या घना कोहरा में भी लाल रंग साफ साफ दिखाई देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम या फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम लिखे। ठीक है दोस्तों, अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा एवं अंगूठा को परस्पर लंबवत इसी प्रकार फैलाइए कि यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एवं मध्यमा धारा की दिशा को दर्शाता है तो अंगूठा धारावाही चालक पर लगे बल की दिशा को व्यक्त करेगा। ठीक है, व्यक्त करेगा दोस्तों, ये करेगा है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, फ्लेमिंग का दक्षिणी हस्त नियम लिखे। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, अपने दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा उंगली तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि ये तीनों एक प्रकार के परस्पर लंबवत हो। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करती है तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करती है तो मध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दर्शाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये सभी प्रश्न भौतिकी विज्ञान का है। अभी तो केमिस्ट्री बाकी है, बायोलॉजी बाकी है, सब एक ही वीडियो में डालेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आपसे आग्रह है कि आप वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों ये सभी प्रश्न 5 नंबर पर पूछा जाएगा, ये सब 5 नंबर वाले हैं। तो चलिए, ओम का नियम लिखे और सत्यापन करें। यह पूछेगा, ओम के नियम को लिखे और एमीटर तथा वोल्टमीटर द्वारा यह नियम को जांच करें। तो चलिए देखते हैं। सन 1826 ईस्वी में सर साइमन ओम ने बताया कि नियत ताप पर किसी चालक में प्रवाहित धारा चालक के सिरों के विभवांतर के समानुपाती होता है। इसे ही ओम का नियम कहा जाता है। माना कि चालक के सिरों का विभवांतर भी तथा प्रवाहित धारा I है। ठीक है, तब इस नियम से भी ये अल्फा है I या V बराबर RI। ठीक है, प्रायोगिक सत्यापन किया दोस्तों। ओम के नियम का सत्यापन करने के लिए चालक तार, एमीटर, वोल्टमीटर, यह दाब, कुंजी, बैटरी, परिवर्तनशील प्रतिरोधक आदि लेकर चित्रानुसार सजा दिया जाता है। देख लीजिए, सजा दिया गया है। फिर चित्र अनुसार सजाने के बाद एमीटर को श्रेणीक्रम तथा वोल्टमीटर को समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, जोड़ दिया जाता है। कुंजी दबाकर बैटरी से धारा प्रवाहित की जाती है। एमीटर से धारा का मान तथा वोल्टमीटर से विभवांतर का मान ज्ञात कर लिया जाता है। परिवर्तनशील प्रतिरोध को स्लाइड पर लगे पीछे खींचकर प्रयोग को बार बार दोहराया जाता है। अलग अलग परिस्थितियों में एमीटर से धारा तथा वोल्टमीटर से विभवांतर का मान ज्ञात कर लिया जाता है। प्राप्त मान को देखने से यह पता चलता है कि विभवांतर का मान दुगुना होने पर धारा का मान भी दुगुना हो जाता है। ठीक है, तथा विभवांतर धारा होने पर धारा भी आधी हो जाती है। इससे यह पता चलता है कि चालक के सिरों के बीच का विभवांतर प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होती है। ठीक है, आप मिला लीजिएगा और लिख लीजिएगा। अतः विभवांतर बराबर भी को एक्स अक्ष पर, ये ग्राफी विधि है, पर देख के लगा लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश के वन विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? इंद्रधनुष की व्याख्या करें। सब 5 नंबर में पूछा जाएगा दोस्तों। चलिए, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो अपवर्तन के बाद वह 7 रंगों में बच जाता है। श्वेत प्रकाश इन 7 रंगों में बचना प्रकाश वन विक्षेपण कहलाता है। प्रिज्म से विभक्त श्वेत प्रकाश के इन 7 रंगों को जिस पर्दे पर उतारा जाता है उसे वर्णपट कहा जाता है। प्रकाश के वन विक्षेपण में लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है तथा बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। ठीक है, अब ये अपना देखकर मिला लीजिएगा। ठीक है, फिगर बना लीजिएगा और यहाँ पे चलिए हम पढ़ के बता देते हैं। इंद्रधनुष सूर्य के प्रकाश का एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है जो अक्सर वर्षा के दिनों में आकाश में चाँप की आकृति में दिखाई देती है। इसमें सूर्य के श्वेत प्रकाश में उपस्थित 7 रंग एक क्रम में रहते हैं। वर्षा के बाद वायुमंडल में मौजूद जल की छोटी छोटी बूंद श्वेत प्रकाश के सामने प्रिज्म की भांति कार्य करती है। इस प्रकार श्वेत प्रकाश के गिरने का जल के बूंदे के द्वारा वन विक्षेपण की घटना घटित होती है और श्वेत प्रकाश के साथ रंग आसमान में एक सुनहरे पट्टी के रूप में दिखाई देते हैं, जिसे इंद्रधनुष के नाम से जाना जाता है। इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, दृष्टि दोष क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन करें। ठीक है, तो आज ये दृष्टि दोष क्या है, कितने प्रकार के हैं, वर्णन करें। तो जब नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देता है तो नेत्र में होने वाली यह घटना दृष्टि दोष कहलाती है। सामान्य तौर पर दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं। निकट दृष्टि दोष, तो देखिए, निकट दृष्टि दोष अपराध व्यक्ति नजदीक की वस्तुओं को देख लेते हैं परंतु दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। इस स्थिति में प्रतिबिंब रेटिना पर बनने के बजाय रेटिना के आगे बनता है। ठीक है, और इनके दोष है। चलिए अगला पेज में है, इसका दोष हो गया नेत्र गोला का लंबा हो जाना और दूसरा नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाना। ठीक है, इसका उपचार है दोस्तों, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को चश्मे के रूप में उत्तल लेंस का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, अगला है दीर्घ दृष्टि दोष। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है। अर्थात इस दोष से पीड़ित व्यक्ति का निकट बिंदु प्रभावित हो जाता है। इस स्थिति में प्रतिबिंब रेटिना पर बनने के बजाय रेटिना के पीछे बनता है। ठीक है, इसका कारण दोस्तों नेत्र गोला का छोटा हो जाना। इसी स्थिति में नेत्र लेंस एवं रेटिना के बीच की दूरी घट जाती है और प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। ठीक है, दूसरा है लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना। ठीक है, इस स्थिति में लेंस की उतावतल कम हो जाती है अर्थात लेंस पतला हो जाता है। ठीक है, और फोकस दूरी बढ़ जाती है जिसके कारण प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बन जाता है। ठीक है, इसका उपचार है दीर्घ दृष्टि पीड़ित व्यक्ति को चश्मे में उत्तल लेंस का उपचार करना चाहिए। आगे है जरा दृष्टि दोष। यह दोष बुढ़ापे में सिलियरी मांसपेशियों की समंजन क्षमता घट जाने से होती है तथा इस दोष से पीड़ित व्यक्ति नजदीक की वस्तु के साथ साथ दूर की वस्तुओं को भी स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। उपचार है दोस्तों, जरा दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्तियों को चश्मे में बाइफोकल लेंस का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, बाइफोकल लेंस का उपयोग करना चाहिए। आगे अभिन्दुकता दोस्तों, इस दोष से पीड़ित व्यक्तियों को वस्तु को वास्तविक आकार का ज्ञात नहीं हो पाता अर्थात वस्तु का आकार रेखीय वृत्तीय इत्यादि किसी भी तरह का दिखाई देने लगता है। यह दोष तब उत्पन्न होता है जब दोनों नेत्र की वक्ता अनियमित हो जाती है। ठीक है, तो दोस्तों इसका उपचार है इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को चश्मे के रूप में गोलीय बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, डायनेमो क्या है, इसके सिद्धांत और क्रिया का सचित्र वर्णन करें। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। तो चलिए, वैसा विद्युतीय यंत्र जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है डायनेमो कहलाता है। ठीक है,
इसे दो भागों में विभक्त किया जाता है। एक में प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो, वैसा विद्युतीय यंत्र जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त किया जाता है, प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो कहा जाता है। प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसकी बनावट है दोस्तों, ये देख लीजिए, आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो में एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसकी आकृति नाल चुंबक की तरह होती है तथा भीतरी बनावट अवतल लकार होती है। इसके अंदर एक कुंडली लगी होती है। यह कुंडली नरम लोहे के प्लेटों पर तांबे के तार के लिपटने से बनी होती है। इसे आर्मेचर कहा जाता है तथा नरम लोहे को आर्मेचर का क्रोध कहा जाता है। आर्मेचर के सिरे से पीतल के दो रिंग इस प्रकार लगे होते हैं कि कुंडली के साथ साथ घूर्णन कर सके। इन्हें सर्पिली वलय कहा जाता है। सर्पिली वलय पर कार्बन की ब्रश लगी होती है, ठीक है, जिससे होकर परिपथ में धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। इसका क्रिया कार्य देखिए, यह आर्मेचर को अक्षवाई के परितः घुमाया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र में आर्मेचर द्वारा विद्युतीय चुंबक प्रेरण होती है, जिसके कारण सर्पी वलय से होकर ब्रश में धारा प्राप्त होती है और ब्रश की सहायता से बाह्य परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा पहुंच जाती है, ठीक है। अब अगला प्रश्न दोस्तों, श्रेणी क्रम के लिए समतुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त करें। दोस्तों श्रेणी क्रम के लिए समतुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, माना कि R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध हैं जो श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। इन सभी प्रतिरोध से एक समान धारा I प्रवाहित होती है तथा साथ ही मान की बिंदु A और B और C तथा D पर बिंदु विभव क्रमशः VA, VB, VC तथा VD है। ओम के नियम से प्राप्त सूत्र V बराबर IR के अनुसार ये अपना सजा लेंगे। अब हम आगे बता रहे हैं। R1 प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर VA माइनस VB बाई IR1 समीकरण 1 हो गया। ये हो गया। R2 प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर VB माइनस VC बराबर IR2 समीकरण 2 हो गया। R3 प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर VC और VD बराबर IR3 समीकरण 3 हो गया। अब समीकरण तीनों को जोड़ दे। समीकरण 1, 2, 3 से हमें प्राप्त होता है V माइनस B, सब जोड़ते हैं दोस्तों हम लोग को ये प्राप्त होता है, ठीक है। समीकरण 4, यदि R1 R2 R3 प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध R हो तो R प्रतिरोध को छोरों के बीच विभवांतर VA माइनस VD बराबर IR। तो यहाँ से हम लोग को ये एक चित्र है, देख लीजिए आप। और समीकरण 4 और 6 से हम पाते हैं कि IR बराबर I कॉमन लिया है, R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पे देखिए R1 प्लस R2 प्लस R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इससे स्पष्ट है कि श्रेणी क्रम में संयोजित अनेक प्रतिरोधों के समतुल्य प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोध से 12 होता है, ठीक है। और उसी प्रकार ये समानांतर क्रम का है। समानांतर क्रम के लिए समतुल्य प्रतिरोध के नीचे व्यंजक प्राप्त है। तो अब माना कि R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध है जो समानांतर क्रम में संयोजित है तथा ही साथ ही V वोल्ट का बैटरी आरोपित करके परिपथ से मुख्य धारा प्रवाहित की जाती है जो क्रमशः I1 I2 I3 में विभक्त हो जाती है। और ये चित्र है। और अर्थात I बराबर I1 I2 I3 ओम के नियम से उसी प्रकार R1 बराबर प्रतिरोधों के छोरे के बीच प्रवाहित होने वाली धारा I बराबर V1 माइनस V2 बाई R1 देख लीजिएगा। उसी तरह R2 प्रतिरोध के छोरे के बीच ये, और इसको समीकरण को जोड़ा गया है, फिर कॉमन निकाल के आप इसे देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम लोग भी जब केमिस्ट्री का सवाल आ गया है, तो चलिए पहला सवाल है, रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित परिभाषित करें, ठीक है।
तो रासायनिक अभिक्रिया, जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थों से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण, हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिश्रण को यदि सूर्य के प्रकाश में रखा जाए तो अभिक्रिया उसके हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, जैसे H2 प्लस Cl2 बराबर 2HCl, ठीक है। और विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया, एक होता है संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। वैसी अभिक्रिया, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जो दो या दो से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं और मूल पदार्थों के गुण से बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। उदाहरण ये देख लीजिएगा, ठीक है। CO प्लस O2 बराबर CO2, 2Mg बराबर O2 बराबर 2MgO। अब उदासीनीकरण अभिक्रिया आ गया दोस्तों। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है, जैसे HCl प्लस NaOH से NaCl प्लस H2O, ठीक है। देख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यह सवाल है एक विस्थापन अभिक्रिया। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व दूसरे तत्व से उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। उदाहरण है Zn प्लस CuSO4 से ZnSO4 प्लस Cu प्लस 4NO2 प्लस O2। फिर दूसरा ऑप्शन उदाहरण है 2Kl प्लस Cl2 से 2KCl प्लस I2, ठीक है। एक पूछा जाता है वियोजन अभिक्रिया, तो चलिए क्लियर कर लेते हैं। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें एक रासायनिक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है जिसके गुण मूल पदार्थ के गुण से भिन्न होता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। ये उदाहरण है CO3 से CaO प्लस CO2 से 2B, ये दूसरा ऑप्शन है, ठीक है। एक आता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के परमाणु अथवा समूह यौगिक के परमाणु अथवा समूह को विस्थापित कर उसका स्थान ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। ये इसका उदाहरण है, आप अच्छी से याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम लोग सवाल है धोने का सोडा एवं ब्लीचिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग बताएं, ठीक है। तो धोने का सोडा का उपयोग, इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है, ठीक है। दूसरा है इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में होता है, ठीक है। और बेकिंग सोडा का उपयोग हो जाएगा दोस्तों, इसका उपयोग आमतौर पर रसोई में स्वादिष्ट सख्ता पकौड़ा बनाने में किया जाता है। और अगला हो जाएगा कभी कभी इसका उपयोग खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हम लोगों का बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, इसके बनाने की विधि, गुण हम उपयोग लिखे दोस्तों, यह 5 नंबर में पूछा जाता है। चलिए बेकिंग सोडा यह सोडियम का एक महत्वपूर्ण यौगिक है जिसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट या रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। इसे बेकिंग पाउडर भी कहा जाता है, ठीक है। बनाने की विधि हो जाएगा दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट अर्थात बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। ये समीकरण आप देख लीजिएगा। गुण इसका है, यह एक रवादार पदार्थ है, इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। और ये समीकरण है NaHCO3 प्लस H2O से अभिक्रिया करके NaOH प्लस H2O बन गया। उपयोग इसका उपयोग आमतौर पर रसोई घर में वही पकवान बनाने में, ठीक है। चलिए अब हम लोग का अगला प्रश्न है, हमारे दैनिक जीवन में pH का 5 महत्व बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट। तो पहला महत्व है कृषि कार्य में मिट्टी का pH ज्ञात करने में, दूसरा है दंत क्षय रोकने में, तीसरा है दवा निर्माण में, चौथा है जलीय जीवन जंतुओं के संरक्षण में, किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता ज्ञात करने में। दोस्तों यह सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, अतः आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एल्युमिनियम का वैद्युत अपघटनी शोधन कैसे किया जाता है, ठीक है। तो आंसर है एल्युमिनियम का शोधन वैद्युत अपघटन विधि द्वारा किया जाता है। इसमें अशुद्ध एल्युमिनियम को एनोड, शुद्ध एल्युमिनियम को प्लेटों को कैथोड तथा एल्युमिनियम के किसी लवण के विलयन को वैद्युत अपघट्य के रूप में लेकर विद्युत अपघटन किया जाता है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एनोड से शुद्ध एल्युमिनियम निकल कर वैद्युत अपघट्य विलयन में घुल जाती है तथा विलयन से
उतना ही मात्रा में शुद्ध एल्युमिनियम कैथोड पर एकत्रित हो जाती है। विलयन अशुद्ध है, विलयन में चली जाती है, जबकि अविलय अशुद्ध एनोड के नीचे बैठ जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। निस्तापन और भर्जन में क्या अंतर है? दोस्तों पहला इसमें अंतर, इसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है दोस्तों, ठीक है, छुट्टी का गर्म लगा लीजिएगा। और निस्तापन होगा, इसमें वायु की सीमित वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, ठीक है। और दूसरा है, यह प्रायः सल्फाइड अयस्क के लिए प्रयुक्त होता है। और इसमें होगा, यह प्रायः कार्बोनेट अयस्क के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है। और इसमें होगा, इस विधि से अयस्क ऑक्सीकृत हो जाते हैं, ठीक है। और इसमें होगा, इस विधि में अयस्क का निर्जलीकरण हो जाता है और वे स्पंज की तरह हो जाते हैं, ठीक है। अगला है, इसमें निस्तापन से अधिक ताप की आवश्यकता होती है, इसमें भर्जन से कम ताप की आवश्यकता होती है, ठीक है। और एक है अगला, देखिए यहाँ पे खनिज और अयस्कमय। तो इसका हो जाएगा, भूप्रपत्ति में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिकों को खनिज कहते हैं। और इसमें हो जाएगा अयस्क में, वे खनिज जिनसे धातुएं आसानी से तथा कम खर्च में प्राप्त की जा सकती है, अयस्क कहते हैं, ठीक है। और दूसरा नंबर, खनिजों में कुछ अशुद्धियाँ होती है जो धातु के निष्कर्षण में बाधा डालती है। और इसमें हो जाएगा, अयस्कों में अशुद्धियाँ नहीं के बराबर होती है। और इसमें हो जाएगा, सभी खनिज अयस्क नहीं है और अयस्क में सभी अयस्क खनिज है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए, सोडियम समान ताप पर नमी एवं हवा के ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है और सोडियम ऑक्साइड बना देती है। जैसे 4Na+O2 से अभिक्रिया करके बना 2Na2O, ठीक है। सोडियम केरोसिन तेल में न तो घुलती है और न ही कोई अभिक्रिया करती है, इसलिए सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है, ठीक है। याद कर लीजिएगा आप अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कार्बन क्या है? अपरूपता से आप क्या समझते हैं? तो चल देख लेते हैं हम लोग। कार्बन प्राकृतिक में विभिन्न भौतिक गुणों के साथ विधि स्वरूपों में पाया जाता है। जब कोई तत्व प्राकृतिक में विभिन्न भौतिक गुणों के साथ विविध रूपों में पाया जाता है तो इस घटना को अपरूपता कहते हैं और इस तत्व के विभिन्न प्रकार को अपरूप कहते हैं। कार्बन के दो अपरूप है, हीरा और ग्रेफाइट। चलिए हीरा और ग्रेफाइट में अंतर भी देख लेते हैं साथ ही साथ। हीरा यह कठोर होता है, ग्रेफाइट यह मुलायम होता है। यह विद्युत का सुचालक होता है और इसमें होगा यह विद्युत का कुचालक होता है। यह कागज पर रगड़ने से निशान नहीं बनता, यह कागज पर रगड़ने से निशान नहीं बनता और कागज पर रगड़ने से काला निशान देता है, ठीक है। इसका अपेक्षिक घनत्व 3.52 होता है, इसका अपेक्षिक घनत्व 2.2 होता है, ठीक है। इसके रोगों की संरचना समचतुष्फलक की होती है। इसके रोगों की संरचना षटकोणीय जालक सतह के रूप में होती है। और यह आभूषण बनाने में काम आता है और यह आभूषण नहीं, इसके आभूषण नहीं बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक पूछता है प्रश्न, उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं? उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं? तो चलिए देख लेते हैं। वे रासायनिक पदार्थ जो अभिक्रिया के दर को घटा या बढ़ा देते हैं उत्प्रेरक कहलाते हैं, जैसे निकेल Na, पैलेडियम Pd, प्लेटिनम Pt आदि, ठीक है। एक आता है समयोता, किसे कहते हैं, उदाहरण दें। तो जब दो या दो से अधिक कार्बन यौगिक का अणुसूत्र समान लेकिन संरचना सूत्र तथा रासायनिक एवं भौतिक गुण भिन्न हो तो ऐसे यौगिकों को समयोता कहते हैं और यौगिक के इस गुण को समयोता कहते हैं। उदाहरण होगा C2H6O के दो श्रृंखला समवयी होते हैं, जैसे CH3 हाइफन, ये बॉन्ड है, हाइफन है तो CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, यानी C2 है तो एक C2 हो गया और H6 को है तो 3 को यहाँ पे 2 5, एक यहाँ पे 6 और O का O। इसी तरह इसको कहते हैं तो एथिल एल्कोहल, ठीक है। और CH3 बॉन्ड O बॉन्ड CH3 डाइमेथिल ईथर, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब साबुन अपमार्जक में हम अंतर स्पष्ट कर लेते हैं साथ ही साथ। और एक में हो जाएगा, यह उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण है और यह लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण है। यह जल में कम घुलनशील है, यह जल में अधिक घुलनशील है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए दोस्तों, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत पढ़ लेते हैं। तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते हुए क्रम में सजाया जाता है तो प्रत्येक आठवें तत्व का गुण प्रथम तत्व के गुण के समान होता है तथा डोबनेयर ने तत्वों को त्रिक में वर्गीकृत किया, जबकि न्यूलैंड ने अष्टक सिद्धांत दिया। ठीक है, अब देखते हैं डोबनेयर का त्रिक नियम। यदि समान गुण वाले तीन तीन क्रम को परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते हुए क्रम में सजाया जाता है तो बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान शेष दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत के लगभग बराबर होता है। ठीक है, अब मेंडलीव का आवर्त नियम पढ़ते हैं। दोस्तों यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीव ने तत्वों के उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर वर्गीकृत किया। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों समूह क्या है या वर्ग। आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभ को समूह कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह, मेंडलीव के आवर्त सारणी में 8 समूह है। ठीक है, आवर्त देखिए, आवर्त सारणी के में क्षैतिज कतार को आवर्त कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी 7 आवर्त है। मेंडलीव के आवर्त सारणी में 6 आवर्त है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन कौन सा मापदंड अपनाया। ठीक है, पूछता है एग्जाम में। तो मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए निम्नलिखित मापदंड का उपयोग अपनाया। उन्होंने तत्वों को उनके बढ़ते हुए क्रम बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के रूप में सजाया। ठीक है, उन्होंने समान गुण वाले तत्वों को एक समूह में रखने का प्रयास किया। ठीक है, तत्वों के हाइड्रोजन एवं ऑक्साइडों के अणुसूत्रों को एक आधारभूत गुण मानकर तत्वों का वर्गीकृत किया। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों अगला प्रश्न पे। दोस्तों अगर आप इसी प्रकार के और भी प्रश्न पाना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक पर जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर। ठीक है, तो यह तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है मेंडलीव का आवर्त सारणी। और दोस्तों इसका आंसर होगा, इसको हम दिखाते हैं आपको, दिखाई दे रहा हो। यह तत्वों के परमाणु क्रमांक पर आधारित है। ठीक है, आधारित है और इसमें इसके उप समूह ए तथा बी एक ही अलग अलग वर्ग के अंतर्गत है। ठीक है, और इसमें होगा, इसमें उप समूह ए तथा बी को वर्गों के रूप में रखा गया है। ठीक है, इसमें कुल 6 क्षैतिज पंक्ति 8 उदर्ग स्तंभ है। इसमें होगा दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में इसमें कुल 7 क्षैतिज पंक्ति तथा 18 उदर्ग स्तंभ है। ठीक है, और इसमें अक्रिय गैस का कोई स्थान नहीं है। इसमें अक्रिय गैस का 18वें में समूह में रखा गया है। ठीक है, इसमें कई दोष हैं। इसमें मेंडलीव के आवर्त सारणी में लगभग सभी दोष दूर किए गए हैं। ठीक है, आवर्त सारणी का छोटा रूप है, यह आवर्त सारणी का छोटा रूप है, यह आवर्त सारणी का दीर्घ रूप है। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, ये दोस्तों बायोलॉजी का आ गया। चलिए, पित्त क्या है, मनुष्य के पाचन में क्या महत्व है। ठीक है, तो दोस्तों पित्त गाढ़ा एवं हरा रंग का क्षारीय द्रव है जो अमाशय से ग्रहणी से आय अम्लीय कायम की अम्लीयता को नष्ट कर उसे क्षारीय बनाता है ताकि अग्नाशयी रस के एंजाइम उस पर क्रिया कर सके। पित्त के लवणों की सहायता से भोजन की वसा का विघटन तथा पायसीकरण होता है ताकि वसा को तोड़ने वाले एंजाइम उस पर आसानी से क्रिया कर सके। इस प्रकार पित्त पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, महत्वपूर्ण सहायता। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। ठीक है दोस्तों, पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, ये पूछा 2015-2016 में पूछा दोस्तों। एक कोशिकीय एवं सरल जैविकों में गैसों के आदान प्रदान हेतु खास अंग नहीं होते हैं क्योंकि इनका सारा शरीर पर्यावरण के संपर्क में रहता है, लेकिन बहुकाशीय एवं जटिल जीवों की भारी कोशिकाएं अपने पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह पाती है। इस बहुकोशिकीय वाले जीव में गैसों का आदान प्रदान हेतु परिवहन तंत्र के द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वायवीय और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। कुछ जीवों के नाम बताइए जिनमें अवायवीय और अवायवीय श्वसन होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला अंतर है, इसमें ज्यादा मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, और इसमें है
इसमें कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है। और अगला है, इसमें माइक्रोकॉन्ड्रिया में होती है, यह माइक्रोकॉन्ड्रिया में होती है, यह कोशिका द्रव में होती है, ठीक है। इसमें ज़्यादा एंजाइम भाग लेते हैं, इसमें कम एंजाइम भाग लेते हैं। और इसका अंतिम उत्पाद CO2 और जल है, ठीक है। और इसका अंतिम उत्पाद एथेनॉल पौधों में तथा लैक्टिक अम्ल जंतुओं में है, ठीक है। और यह पूर्ण अभिक्रिया है, यह अपूर्ण अभिक्रिया है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यह बार बार पूछा जाता है, जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं जाइलम फ्लोएम। इसमें जल एवं खनिज का वहन होता है, इसमें भोजन पदार्थों का वहन होता है, ठीक है। यह एक दिशीय में होता है, यानी एक ही दिशा में होता है। यह द्विदिशीय में होता है, यानी ऊपर नीचे। इसमें ऊर्जा न के बराबर खर्च होता है और इसमें ऊर्जा ATP खर्च होता है, ठीक है दोस्तों। यह सामान्य भौतिक बलों द्वारा होता है और यह जटिल भौतिक बलों द्वारा होता है। यह मुख्यतः विसरण के द्वारा होता है, ठीक है। और यह मुख्यतः परासरणी दाब के द्वारा होता है, ठीक है। यह अपेक्षाकृत तीव्र गति से होती है और यह अपेक्षाकृत धीरे धीरे होती है, ठीक है। अब आगे है दोस्तों, धमनी और सीरा में अंतर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, हृदय से अंग की ओर जाने वाली रक्त वाहिनी को धमनी कहते हैं दोस्तों। हृदय से अंगों की ओर जाने वाली रक्त वाहिनी को धमनी कहते हैं। अंगों से हृदय की ओर जाने वाली रक्त वाहिका को सीरा कहते हैं, ठीक है। धमनी में रक्त का बहाव हृदय से अंग की ओर होता है और सीरा में रक्त का बहाव अंग से हृदय की ओर होता है, ठीक है। धमनी की आंतरिक भित्ति मोटी होती है या सीरा की आंतरिक भित्ति पतली होती है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शुक्राशय तथा प्रोटेस्ट ग्रंथि की क्या भूमिका है। तो चलिए, शुक्राशय तथा प्रोटेस्ट ग्रंथि नर में पाए जाते हैं, ये निम्नलिखित कार्य करते हैं, ठीक है। शुक्राशय इनके स्राव स्पर्म को पोषण प्रदान करते हैं, ठीक है। और प्रोटेस्ट ग्रंथि ये स्पर्म को चिकनाई प्रदान करके इसके गति में मदद करता है, ठीक है। और अगला प्रश्न है, यौनारंभ के समय लड़कियों में से कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं, ठीक है। तो चलिए, यौनारंभ के समय लड़कियों में निम्नलिखित परिवर्तन दिखाई देते हैं। इसके स्तन के आकार में वृद्धि हो जाती है। और दूसरा है, इसकी आवाज़ पतली हो जाती है। अगला पॉइंट है, शरीर के विभिन्न भागों में बाल उग जाते हैं, ठीक है। अगला है, रजुधर्म होने लगते हैं। और पांचवा है, योनि एवं बच्चेदानी के आकार में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गर्भ निरोधक गोलियां अपनाने में क्या कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका निम्नलिखित कारण हो सकता है, देखिए, एक में ये बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने में सहायक होते हैं, ठीक है। और ये अनचाहे गर्भ से युक्त दिखाते हैं, ठीक है। ये STD से बचाने में सहायक होते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। चलिए दोस्तों, यह सभी प्रश्न 5 नंबर में वाला है। रक्त क्या है, कितने प्रकार के होते हैं तथा रक्त के कार्य बताएं, ठीक है। तो रक्त, रुधिर एक सरल संयोजी ऊतक होते हैं जिसका रंग एक विशेष प्रकार की प्रोटीन हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक है। रक्त कणों के 3 प्रकार होते हैं, लाल रक्त ब्लड, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, RBC जिसे कहते हैं। ये उभयवतल कोशिकाओं होती है जिसका रंग हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन अणु की उपस्थिति के कारण लाल होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का भारी परिवहन करता है। रक्त में लाल एवं कोशिका की संख्या 5 × 10⁶ प्रति घन मिलीमीटर होता है, ठीक है। और अब आ गया श्वेत WBC। ये लाल रक्त कणों की अपेक्षा बड़े आकार की होती है। इसमें केंद्र पाए जाते हैं। मनुष्य के रक्त में की संख्या 5000 से 7000 मिलीमीटर क्यूब होती है, ठीक है। प्लेटलेट्स या पट्टिकाणु, ये लाल एवं श्वेत रक्त कणों की अपेक्षा छोटे रक्त कण
होते हैं, यह मानव के रक्त में इनकी संख्या लगभग 3 लाख मिलीमीटर होती है। ठीक है, रक्त के कार्य आप देखिएगा। पहला कार्य, यह ऑक्सीजन का परिवहन करता है, जिसके फलस्वरूप शरीर के सभी कोशिकाओं को श्वसन क्रिया हेतु ऑक्सीजन मिलती है और ऊर्जा का उत्पादन होता है। ठीक है, दूसरा है, यह श्वसन के समय बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों तक लाता है, जिसके कारण शरीर को अब उससे मुक्त मिल जाती है। ठीक है, अगला है, यह उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन करके उन्हें गुर्दों तक लाता है, जिससे वह वे रक्त से छनकर मूत्राशय में चले जाते हैं। ठीक है, अगला है, यह पचे हुए भोजन के अणुओं का कोशिकाओं तक परिवर्तन करता है। ठीक है, और अगला है, यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से बनने वाले हार्मोन का परिवहन करता है। ठीक है, अगला है, यह संक्रमण रोगों से शरीरों की सुरक्षा करता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्र हमेशा पूछा जाता है। मनुष्य के आहार नाल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाएं। आप इसे देख ले और स्क्रीनशॉट ले ले और अपना प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेफ्रॉन या ब्रिकाणु का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाएं। देखिए, ये पूछा है 12, 13, 15, 16। चलिए इसका फिगर दिखाते हैं, आप देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, देख लिया। अगला है, चलिए, मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना का नामांकित चित्र बनाएं। ठीक है, देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के श्वसन अंग के नामांकित चित्र बनाएं। देख लीजिए और आप स्क्रीनशॉट लेके अपना प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, इसे साबित करें कि एक प्रयोग का वर्णन करें। ठीक है, सर्वप्रथम एक लंबी पत्ती वाले पौधे को जो गमले में लगा हो 2 दिनों तक अंधेरे में रखें। इस पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाएगी और पत्ती में स्टार्च नहीं बनेगा। अब एक चौड़े मुंह की बोतल में थोड़ा सा कॉस्टिक पोटाश का सांद्र घोल लेते हैं। बोतल के कॉर्क को बीचों बीच काटकर 2 टुकड़े के बीच पत्ती को इस प्रकार दबाकर डालते हैं कि पत्ती का आधा भाग बोतल के अंदर हो और पतली भाग आधा भाग बोतल के बाहर हो। उपकरण को कुछ घंटों के बीच सूरज की रोशनी में छोड़ दे। 4-5 घंटे के बाद पत्ती को बोतल से बाहर निकालकर तोड़ ले एवं स्टार्च की मौजूदगी को जांच करें। ठीक है, इसे जांच करें। इसके लिए पत्ती को अल्कोहल में थोड़ी देर तक उबालें। जब पत्ती रंगीन हो जाए तब इसे पानी से धोकर आयोडीन के घोल में डुबा दे। अब हम पाएंगे कि पत्ती का वह भाग जो बोतल के बाहर था गाढ़े नीले रंग का हो जाता है तथा जो भाग अंदर था वह हल्के पीले रंग का हो जाता है। इसका कारण यह है कि आयोडीन स्टार्च को नीला रंग देता है। पत्ती का वह गुण जो बोतल के अंदर था नीला नहीं होगा, क्योंकि पोटास का घोल कार्बन डाइऑक्साइड को घोल लेता है, जिससे पत्ती के भीतरी भाग में स्टार्च नहीं बन पाता है। इस प्रकार प्रयोग में साबित होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। ये फिगर है, अपना देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पुष्प के अनुदैर्ध्य कांच का नामांकित चित्र बनाएं। देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पुष्पी पौधों में निषेचन की क्रिया का सचित्र वर्णन करें। तो आप ये चित्र बनाएं, हम ये पढ़कर समझा दे रहे हैं। ठीक है, परागकण के दौरान परागकणों के वर्तिकाग्र तक पहुंचने के बाद निषेचन की क्रिया होती है। इस क्रिया में परागकण वर्तिकाग्र की सतह से पोषक पदार्थों अवशोषित कर वृद्धि करता है।
वर्तिकाग्र द्वारा स्रावित रसायन के प्रभाव से परागकण से परागन निकलती है। परागन लिका के सिरे पर एक विशेष प्रकार का निकलता है जो वर्तिकाग्र के उत्तक को गला देता है और नलिका आसानी से बध कर वर्तिकाग्र से होते हुए बीजांड में प्रवेश करती है, जहां पराग नलिका से दो नर युग्मक निकलते हैं, जिसमें एक बीजांड में अवस्थित मादा युग्मन से संगठित होकर द्विगुणित युग्म बनता है, जो बाद में विकसित होकर भ्रूण का निर्माण करती है, तथा दूसरा द्विगुणित सेकेंडरी केंद्र से संलग्नित होकर भ्रूणकोश का निर्माण करता है। पौधों में इस प्रकार के निषेचन का अध्ययन नोस्चिन ने किया था। ठीक है, इसे की संज्ञा दी थी। निषेचन के पश्चात भ्रूण बीजांड द्वारा एक कोष्ठ अवक्रन से घिरकर बीज में परिवर्तित हो जाता है एवं अंडाशय तीव्रता से परिपक्व होकर फल का निर्माण करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हम लोग के बस इतना ही प्रश्न था। तो दोस्तों, अगर आप इसको वीडियो को अच्छा लगा हो तो अपने दोस्त में शेयर किए, उनको भी ये बताया कि ये सब अच्छा सवाल है दोस्तों। और आप यदि और भी प्रश्न इसी प्रकार का पाना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर जाएं और वहाँ से वीडियो को देखें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।